नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। इस सत्र का विषय है वैदिक साहित्य में स्त्री चेतना और स्त्री अस्मिता। नासदीय सूक्त एक बहुत ही सुंदर रचना है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पूर्व की स्थिति का वर्णन करता है। इस जगत की उत्पत्ति से पूर्व किसी का अस्तित्व न था, अर्थात इस जगत की शुरुआत शून्य से हुई। यह जीवन, मृत्यु, दिन, रात, सूर्य, पृथ्वी, रोशनी, अंधकार की उत्पत्ति से पूर्व वह स्थिति थी जो शून्यता को दर्शाती थी। यह दर्शाता है कि किस प्रकार हिरण्यगर्भ से नाना प्रकार की जीवों की उत्पत्ति हुई और साथ साथ नर नारी की उत्पत्ति हुई। नाउ दिस वेरी थॉट ऑफ कॉमन ओरिजिन substantiates the equality perceived by this civilization। और ये केवल मेल और फीमेल, स्त्री और पुरुष की समानता की बात नहीं करता, ये उन सभी वस्तुओं की बात करता है जो पंचभूत से बने हैं और वापस उसी में विलीन हो जाएंगे। हम जानते हैं और हम पढ़ चुके हैं, नैनम छंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदंत्यापो ना शोषयति मारुता। तो जब ऐसी संस्कृति की ऐसी सोच है तो फिर ऐसी सभ्यता नर और नारी के भेद में भेद कैसे कर सकती है? इसी पृष्ठभूमि के साथ हम आज की चर्चा शुरू करते हैं। मेरा पहला प्रश्न प्रोफेसर शक्रवाल जी को संबोधित होगा। हम जानना चाहेंगे कि वैदिक कालीन समाज में स्त्री की अस्मिता को किन किन दृष्टिकोण से देख सकते हैं या उन्हें परिभाषित कर सकते हैं। पूर्वा जी, मैं एक मिनट आपको इंटरप्ट करना। मैडम, ये भारत सरकार के पोर्टल पे आपका जो वक्तव्य है वो अपलोड होगा, तो आप आराम से बोलें, अच्छे से बोलें। तो ये भारत सरकार के पोर्टल पे अपलोड होने वाला है सेशन, तो जो चाहे आप अच्छी तरह से अच्छे से बोलें। धन्यवाद पूर्वा जी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ सभागार में उपस्थित सभी मातृकल्पा, गुरुकल्पा, आचार्य कल्पा और छात्र कल्पा के रूप में जो स्त्री शक्ति यहाँ पर विद्यमान है, मैं उन सभी का हृदय से वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और साथ ही मंचस्थ जो इस कार्यक्रम की संयोजिका हैं पूर्वा भट्ट जी का, उनका भी मैं अभिनंदन करती हूँ। और मेरे साथ जो विशिष्ट वक्ता के रूप में शालिनी जी और कृष्णा जी उपस्थित हैं, और साथ ही जो समक्ष जो विदुषियाँ जो मेरे समक्ष उपस्थित हैं, स्वामी जी और राजस्थान संस्कृत अकादमी के संजय झाला जी, उन सभी का मैं आज के इस अवसर पर वंदन और अभिनंदन करती हूँ। जैसे पूर्वा जी ने जो प्रश्न किया, ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है। वस्तुतः जो वैदिक संस्कृति है उसमें कहीं पर भी नर के लिए या नारी के लिए अलग अलग बात नहीं की गई है। वैदिक संस्कृति तो वस्तुतः मनुष्यता पर बल देती है। मनुष्यत्व कैसे मनुष्य के अंदर पनपे, उस पर वह बल देती है। जैसे ऋग्वेद के दशम मंडल में जो मंत्र आता है जिसमें ये कहा जाता है, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम। तो ये जो हम साथ चलें, साथ बोलें, हम सबका मन, सबके विचार एक जैसे हों, हमारी संस्कृति तो उसकी ओर हमें प्रेरित करती है। अब जो बात आती है कि वैदिक कालीन समाज में जो स्त्री की अस्मिता को हम किस प्रकार से देखते हैं, तो हम ये पाते हैं कि जैसा कि उद्घाटन सत्र में भी हमने बहुत सारे लोगों से उद्बोधन में हमने प्राप्त किया कि वैदिक कालीन जो महिला ऋषि हुई, उन्होंने ऋग्वेद में बहुत से सूक्तों की रचना करी। ये बात सही, बिल्कुल सत्य है। हमें बहुत सी ऐसी स्त्रियों के ऐसी महिला ऋषियों के नाम प्राप्त होते हैं जिन्होंने वैदिक सूक्तों की रचना करी। जैसे उसमें अपाला का नाम आता है और घोषा का नाम हमें प्राप्त होता है। उसके अतिरिक्त हमें सावित्री और अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा, इसी तरह से तमाम ऐसी स्त्रियां हुई हैं जिन्होंने काव्यों की रचना करी, जिन्होंने सूक्तों की रचना करी।
एक महिला को जब हम ऋषि कहते हैं तो वहाँ पर हम उसकी बौद्धिक क्षमता के आधार पर उसका सम्मान करते हैं। यहाँ पर जब हम महिला के लिए ऋषि का प्रयोग कर रहे हैं या वैदिक कालीन समय में पुरुष के लिए भी जब हम वैदिक ऋषि की बात करते हैं या मंत्र दृष्टा बोलते हैं, तो वहाँ पर जो ऋषि संज्ञा है वो वास्तव में आपकी बौद्धिक क्षमता और सृजनात्मकता की जो उत्कृष्टता है उसको सम्मान देने के लिए यह कहा जाता है। जो वैदिक महिला ऋषि हुई हैं उनमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे हम ये कल्पना करते हैं कि एक विकसित समाज की क्या परिभाषा हो सकती है, एक विकसित समाज के क्या मानक हो सकते हैं, तो उसमें 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण आती हैं कि अगर हम किसी समाज को विकसित कहते हैं तो उसमें व्यक्ति का आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। और जब मैं व्यक्ति बोलती हूँ तो स्त्री और पुरुष दोनों उसके अंतर्गत आते हैं। और साथ ही वो जो अगर हम विकसित समाज की परिभाषा में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति जो है अपनी और समाज की बेहतरी के लिए सृजनात्मक कार्य कर सके, कुछ ऐसा नवोन्मेष कर सके जिससे समाज बेहतर हो। ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और एक और महत्वपूर्ण बात यह आती है कि उस समाज का व्यक्ति जो है, उस समाज की जो स्त्री हैं पुरुष हैं, वो वाद विवाद करें, वो शास्त्रार्थ करें, वो कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चर्चाएं करें जिससे समाज और बेहतरी की ओर जा सके। तो इन सभी पैमानों के आधार पर यदि हम देखें तो वैदिक कालीन समाज में ये सभी बातें हमें पूरी तरह प्राप्त होती हैं, और विशेष रूप से नारी के संदर्भ में, क्योंकि नारी वहाँ पर वेदों की सूक्तों की रचना कर रही है। इसमें मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात ये भी बताना चाहूँगी कि आपने अपाला जो महिला ऋषि हुई हैं, अपाला, घोषा, इन्होंने ऋग्वेद के सूक्तों की रचना करी काव्यात्मक ढंग से। मतलब हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि उनका वेदों पर इतना अधिकार था, उनकी भाषा में इतना सामर्थ्य था कि वह सूक्त रचती थी, वो काव्य लिखती थी। और ये स्त्रियां वो थी, जैसे अपाला के लिए एक कथा इस तरह से आती है कि वो चर्म रोग से पीड़ित थी और उनके पति ने उनको त्याग दिया था, लेकिन तब भी वह हार नहीं मानी, वो अंदर से टूटी नहीं। वो अपने पिता के घर आकर उन्होंने अपने अध्ययन अध्यापन का कार्य किया, उन्होंने आयुर्वेद पढ़ा, वेदों के ऊपर अधिकार प्राप्त किया और सूक्तों की रचनाएं करी। इसी तरह से घोषा के लिए भी ये बात आती है। तो हम देखते हैं कि वैदिक कालीन जो स्त्रियां हैं वो किस तरह से मजबूत हैं। यद्यपि उनके शारीरिक उसमें अगर कोई किसी प्रकार का दोष भी आ जाता है तो भी वह पढ़ती हैं, आगे बढ़ती हैं और अपने आप को सशक्त बनाती हैं। और इसमें थोड़ा सा मैं ये भी कहना चाहूँगी कि वैदिक कालीन समय में हमें गार्गी नाम के ऋषि का, महिला ऋषि का उल्लेख मिलता है, जो राजा जनक की सभा में याज्ञवल्क्य को बिल्कुल पुरुषों की सभा के अंदर बेबाक तरीके से उनको चुनौती देती हैं शास्त्रार्थ करने के लिए, ओपन डिस्कशन के लिए। तो ऐसी महिलाओं का चरित्र हमको वैदिक कालीन समय में प्राप्त होता है गार्गी के रूप में। और इसी तरह से केवल बौद्धिक क्षमताओं के आधार पे ही हम वैदिक कालीन स्त्रियों की अस्मिता को नहीं देखते। वैदिक कालीन स्त्रियां युद्ध में अपने पति के साथ रण क्षेत्र में उनका साथ देती थी, और उसके लिए एक बड़ा अच्छा उदाहरण आता है विश्ववारा का। विश्ववारा ऐसी स्त्री थी जो अपने पति के साथ उन्होंने युद्ध में जो कोई युद्ध होता था उसके अंदर वह उनके साथ रहती थी। इसके अलावा हमें मुद्गलानी नाम की स्त्री का भी उल्लेख मिलता है जो तीरंदाजी में बहुत माहिर थी, कुशल थी। और राजकार्यों में, यजुर्वेद में ये भी बात आती है कि राजकार्यों में भी जो स्त्रियां थी वो इस प्रकार से निपुण थी कि वह बराबर पुरुषों के समान राजकार्यों को भी करती थी। तो ऐसे तमाम हमको उदाहरण मिलते हैं पूर्व वैदिक काल से लेकर उत्तर वैदिक काल तक। हमें स्त्रियों के इस सशक्त और सम्मानित स्वरूप का जो वर्णन है वो हमें प्राप्त होता है उपनिषद काल तक। प्रोफेसर जी मैं आपके पास पुनः वापस आऊंगी। जी बिल्कुल, क्योंकि इसी संदर्भ में मैंने आपके लिए एक प्रश्न सोचा हाँ है। जी बिल्कुल। पर इसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए आई वुड लाइक टू आस्क डॉक्टर चतुर्वेदी, वैदिक काल में स्त्री स्वतंत्रता का क्या स्वरूप था? मैं अभी अपने सहयोगी वक्ताओं की बात को ही आगे बढ़ाते हुए कहती हूँ कि वैदिक काल में स्त्री की स्वतंत्रता का जो स्वरूप है वो हमें पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक समस्त
क्षेत्रों में कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। जब ये कहा जाता है कि स्त्री और पुरुष दोनों ही रथ के दो पहिए के समान हैं, तो वहीं ये स्पष्ट हो जाता है कि स्त्री और पुरुष में कहीं विभेद नजर नहीं आ रहा है। यदि यज्ञ रूपी रथ को आगे ले जाना है, यदि पारिवारिक स्थिति में स्त्री का महत्व है, पुरुष का भी महत्व है, दोनों का समानांतर महत्व है, किसी को भी कम दृष्टि से आंका नहीं जा सकता है। यदि स्त्री को धार्मिक कार्यों में यज्ञ के दौरान साथ में बैठाया जाता है, मंत्रोच्चारण यज्ञ में बराबर से पुरुष के निकट बैठा करके उसे सम्मानजनक स्थान दिया जा रहा है, शास्त्रार्थ कर रही हैं स्त्रियां, तो यहीं पर स्पष्ट होता है कि स्त्री को धार्मिक कार्यों में पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी गई थी। पारिवारिक रूप में यदि हम देखें तो मातृसत्ता प्रधान थी। स्त्री को जननी के रूप में भी देखा जा रहा है। स्त्री को जननी के साथ साथ एक आर्थिक स्वावलंबन की दृष्टि से हम देखें तो आर्थिक रूप से भी वो कहीं ना कहीं हमको सशक्त और मजबूत नजर आती हैं। राजनीतिक क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में सभी जगह हम देखते हैं कि स्त्रियां अपना एक विशिष्ट स्थान प्राप्त थी। तो ये तभी संभव है जब समाज ने उनकी सत्ता को स्वीकार किया था, समाज ने उनकी व्यक्तित्व को स्वीकार किया था, उनकी स्वतंत्रता को स्वीकार किया था। तो अस्मिता, स्त्री अस्मिता उसकी व्यक्तित्व और स्वतंत्रता में ही कहीं ना कहीं परिदर्शित होती है, परिलक्षित होती है। लेकिन हम उसकी अस्मिता को कहीं पर एक परिभाषित या सीमांकित नहीं कर सकते। तो पहचान कहीं ना कहीं उनके व्यक्तिगत कार्यों के साथ साथ सामाजिक स्वीकृति, जो सामान्य सहमति थी, उसमें भी निहित थी। यदि वो विचार व्यक्त करके पुरुष के साथ शास्त्रार्थ कर रही हैं, ऋचाएं लिख रही हैं, श्लोकों का पाठन कर रही हैं, मंत्रोच्चारण कर रही हैं, तो इससे स्पष्ट है कि उनकी शैक्षणिक योग्यता, उनकी गुणात्मक स्थिति को भी कहीं ना कहीं सहर्ष स्वीकार किया जा रहा था। उसमें कहीं किसी प्रकार का कोई विरोधाभास या द्वंद्वात्मक स्थिति नजर नहीं आती है। उसको सहर्ष पुरुष समाज भी, समाज उसको स्वीकार कर रहा था, एक मान सम्मान उसको दे रहा था। यहाँ पर कहीं ना कहीं स्त्री स्वतंत्रता हमें इस सभी दृष्टिकोणों में, इन विविध आयामों में कहीं ना कहीं हमको दिखाई देती है। डॉक्टर चतुर्वेदी, अब एक और पहलू थी शिक्षा। वर्तमान स्थिति के विपरीत हम देखते हैं कि कैसे वैदिक कालीन भारत में स्त्री एवं शिक्षा में कोई विरोधाभास नहीं था। ऋग्वेद, जो भारत के सबसे पुराना ग्रंथ है, इसका एक महत्वपूर्ण भाग की रचना महिला द्वारा की गई है। और फिलहाल में आई केम अक्रॉस अ स्टडी, धर्मपाल जी ने जो स्टडी की थी, एक स्टेटिस्टिकल एनालिसिस जो बताता है कि प्री कॉलोनियल इंडिया में स्त्री और पुरुष के जो शिक्षा स्तर था उसमें बहुत समानता थी। तो क्या वास्तव में आज के परिदृश्य की तुलना में वेदकालीन समाज में स्त्री की शिक्षा को अधिक अधिकार प्राप्त थे? अगर हाँ, तो आज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के संदर्भ में हम कैसे वेदकालीन समाज से प्रेरणा ले सकते हैं? मैं चाहूँगी डॉक्टर कृष्णा गौर जी मैम इस पर प्रकाश डालें। आशा सुराशि भवदंगवल्ली वासविदासी कृतदुग्ध सिंधुम मंद स्मितिर्निंदित शारदेन्दुम वंदे रविंदासन सुंदरी त्वाम। मैं बताना चाहूँगी कि वैदिक काल में पुत्र और पुत्री में कोई भेद नहीं किया जाता। अधिकतर स्थानों पर तो संतान शब्द का प्रयुक्त हुआ है। संतान में पुत्र और पुत्री दोनों ही आते हैं और पुत्र और पुत्री दोनों की समान रूप से शिक्षा व्यवस्था की जाती थी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि लड़कियों का, कन्याओं का उपनयन संस्कार किया जाता था, मौंजी बंधन उनके किया जाता था और ये स्त्रियों को स्वतंत्रता थी। अगर वह आजीवन ब्रह्मचारी नहीं रहकर शिक्षा दे, कुछ लड़कियां आजीवन ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके बाद में शिक्षा दिया करती थी ब्रह्म की, उन्हें ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। इसके अतिरिक्त जो कन्याएं ललित कलाएं सीखना चाहती थी, उन्हें ललित कलाएं सिखाने की व्यवस्था थी। कन्याओं को गुरुकुल में भी पढ़ने के लिए भेजा जाता था, अन्यथा घर पर भी उनको शिक्षा की व्यवस्था कुल के आचार्यों द्वारा की जाती। इसके अतिरिक्त जो अभी हमने चर्चा की, अन्य साथियों ने भी, कि ऋषियों के लिए कहा गया ऋषि मंत्र दृष्टा है। एक्चुअली वेदों की रचना तो किसी ने की नहीं है, लेकिन दर्शन किया है अपने अनुभव से, अपने अध्यात्म से, अपने ध्यान से। तो जहाँ ऋषियों ने मंत्रों को देखा, इसी प्रकार महिलाओं ने भी मंत्रों को देखा, अनुभव किया, तो ऋषि है, मंत्र दृष्टा है। इसी प्रकार बहुत सी स्त्रियाँ थी, जिसमें इंद्र की पत्नी इंद्राणी भी शामिल थी, शची, और भी बहुत सी यमी थी, और इसी प्रकार बहुत सी ऐसी स्त्रियां थी जिन्होंने मंत्रों को देखा और लिखा। जैसे कि अगस्त्य ऋषि की पत्नी जो लोपामुद्रा थी, इन्होंने भी
मंत्रों को देखा। इस प्रकार वेदों को जो ऋचाएँ थी उनको उन्होंने देखा और अनुभव किया। जिन्होंने ऐसा काम किया बहुत सी संख्या में, इन्हें ऋषिका कहा जाता था, जिन्होंने कि अपने अनुभव द्वारा मंत्रों को महसूस किया और समाज को बताया। इसके अतिरिक्त ऐसी लड़कियां जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया और आगे वे ब्रह्मचारी नहीं रहती रही और आगे ब्रह्म ज्ञान का उन्होंने उपदेश दिया, उन्हें ब्रह्मवेदिनी नाम से कहा जाता था और विवाह का कोई बंधन उनके ऊपर नहीं था। लेकिन समाज में यज्ञ का महत्वपूर्ण स्थान था। यज्ञ को वैदिक काल की मेरुदंड कह सकते हैं और यज्ञ बिना पत्नी की नहीं हो सकता था। जिस प्रकार पुरुष की अर्धांगिनी स्त्री को कहा जाता था, इसी प्रकार स्त्री का अर्धांग पुरुष को कहा जाता था। और जब तक विवाह नहीं होता, जब तक स्त्री और पुरुष साथ नहीं होते, तो यज्ञ करने का अधिकार किसी को भी प्राप्त नहीं था। इसलिए स्त्री पुरुष यज्ञ के लिए विवाह करते थे, अच्छी संतान प्राप्ति के लिए विवाह किया जाता था। लेकिन बच्चियों का अल्प युवा में विवाह नहीं करके जब वे पूर्ण युवती अवस्था में हो जाती थी तब उनका विवाह किया जाता था। उदाहरण के लिए जो सूर्या थी, सूर्या के विवाह का प्रसंग ऋग्वेद में आता है दशम मंडल में। उसके लिए कहा गया है पति काम्या, अर्थात पूर्ण युवावस्था होने पर ही विवाह किया जाता था। और विवाह उपरांत ससुर अपनी वधू को आशीर्वाद देता है। आशीर्वाद में वो कहता है कि तुम अपने ससुर पर, अपनी सास पर, अपने देवर पर, अपने पति पर, सब पर अधिकार करो, तुम हमारे घर में साम्राज्ञी बनो। ये दर्जा महिलाओं को प्राप्त था और हर प्रकार से स्त्रियों को मान सम्मान प्राप्त था। किसी भी प्रकार से स्त्री हिंसा का प्रावधान नहीं था, किसी भी प्रकार उसे दमनीय नहीं माना गया था। वैदिक काल में स्त्रियों की बहुत ही महत्वपूर्ण सत्ता थी और गौरवमयी अस्मिता उनकी मानी गई थी। हालांकि उत्तर वैदिक काल आते आते उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों पर प्रतिबंध शुरू हो गया। स्मृति साहित्य की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो फिर स्त्रियों पर प्रतिबंध लगाना, बिना पूछे घरों से बाहर नहीं जाना, अपने अंगों को ढक कर रखना, ऐसी बातें, और पति या पुत्र या पिता के अधिकार में रहना, ऐसी बातें हमें धर्म एवं स्त्री साहित्य में उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलती है। लेकिन वैदिक काल में यज्ञ करने का हर प्रकार का जो अधिकार पुरुषों को था वो स्त्रियों का भी था। इसके अतिरिक्त स्त्रियों को 16 श्रृंगार करके अपनी इच्छा से धार्मिक संस्कारों में जाने का और जो भी सामाजिक उत्सव होते थे उनमें हिस्सा लेने का पूर्ण अधिकार था और बिल्कुल भी उनके ऊपर किसी प्रकार का बंधन नहीं था। वो ज्ञानवती और मानवती सम्मानित मानी गई थी। जो ब्रह्मचारी नहीं रह जाती थी उन्हें पिता की संपत्ति में पुत्र के तुल्य अधिकार प्राप्त था। विवाहित स्त्रियों को नहीं, लेकिन जो अविवाहित रहती थी उन्हें पुत्र के समान ही पिता की संपत्ति में पूर्ण अधिकार प्राप्त था। हालांकि परिवार पितृसत्तात्मक थे, मातृसत्तात्मक नहीं मिलती, लेकिन पितृसत्तात्मक होने के बावजूद स्त्री को घर में गृहिणी का दर्जा प्राप्त था। और गृहिणी के अनुकूल होने पर ही, जब गृहिणी यदि प्रसन्न रहती है तो पूरा परिवार प्रसन्न रहता है। तो हर कार्य में धुरीभूत स्त्री को माना गया था और उसका सम्मान हर चीज़ में उसकी राय लेने की प्रथा प्रचलित थी। हम इसी को आगे पुनः इस पे एक्सटेंड करेंगे। धन्यवाद डॉक्टर गौर। हम देखते हैं कि अभी न्यूली डेवलप्ड कॉन्सेप्ट में सैमुअल टेलर एंड्रोगिनस माइंड की बात करते हैं, जिसमें मैस्कुलिन एंड फेमिनिन क्वालिटीज़ दोनों होती है। कहीं ना कहीं ये विचार, ये अवधारणा मिलती है हमारे अर्धनारीश्वर वाले कॉन्सेप्ट से। तो अभी फिलहाल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की इस थीम एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता, तो इस पर वैदिक कालीन संस्कृति किस प्रकार प्रकाश डाल सकती है? कैसे इंडिजिनस फ्रेमवर्क्स कैन हेल्प इन फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू द इश्यूज दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड एट? धन्यवाद पूर्वा जी। जैसे आपने कहा कि आज के परिप्रेक्ष्य में, जैसा आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जो थीम है वो यही है कि लैंगिक एक स्थायी कल के लिए लैंगिक समानता। तो ये जो लैंगिक समानता का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारी भारतीय संस्कृति में हमें अर्धनारीश्वर के स्वरूप में पहले ही विद्यमान है, पहले ही हमें प्राप्त होता है। जैसा कि उद्बोधन सत्र में भी बहुत बार अर्धनारीश्वर की चर्चा हुई। तो अर्धनारीश्वर का जो कॉन्सेप्ट है, वैसे तो वैदिक साहित्य में जैसे हम ऋग्वेद के जो संवाद सूक्त हैं, जिसमें जो यम यमी का संवाद है या जहाँ पर पुरुष स्त्री का संवाद सूक्त है, वैसे हम वहाँ से इसका जो है बीज स्वरूप में हम इसका वो मानते हैं उद्भव। और ये जो अर्धनारीश्वर का स्वरूप है, जहाँ पर हम आधे नर और आधे नारी की बात करते हैं, ये वास्तव में
इस बात को दर्शाता है कि एक विकसित समाज के लिए, अगर हमें समाज को विकसित करना है, हमें अपने राष्ट्र और देश को आगे बढ़ाना है, तो जितना योगदान पुरुषों का है उतना ही योगदान स्त्रियों का भी होगा। अर्धनारीश्वर का जो कॉन्सेप्ट है वो वास्तव में स्त्री और पुरुष के एक दूसरे के पूरक होने को बताता है। दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। वो यहाँ पर किसी प्रकार की समानता या असमानता की बात नहीं कर रहा, दोनों के समन्वय को ये अर्धनारीश्वर का स्वरूप दर्शाता है। और दूसरी बात, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी आती है अर्धनारीश्वर के कंसेप्ट में कि अर्धनारीश्वर वास्तव में एक पूरकता को भी, एक पूर्णता को भी दर्शाता है। पूरक तो है ही, पूर्णता को भी दर्शाता है। प्रत्येक मनुष्य में आधा नर और आधा नारी होता ही है। प्रत्येक मनुष्य में उसका स्त्रैण चित्त भी होता है, उसका पुरुष चित्त भी होता है। स्त्रैण चित्त की जो अगर हम उसकी परिभाषा करें स्त्रैण चित्त की, तो स्त्रैण चित्त का जो व्यक्ति होगा उसमें भावनाएं, उसमें संवेदनाएं, उसमें कलात्मक दृष्टि, यह सब अधिक मात्रा में या वर्चस्व रूप में होंगी। जो पुरुष चित्त का व्यक्ति होगा उसमें नेतृत्व की क्षमता होगी, उसमें प्रशासन की क्षमता होगी। तो इस तरह से हम देखें तो प्रत्येक मनुष्य में हमें ये अर्धनारीश्वर का स्वरूप दिखता है। और ये जो अर्धनारीश्वर का जो स्वरूप है और इसके अंतर्गत जो हमारा चित्त जिस वर्चस्व को प्राप्त होता है, हम उस तरह के कार्यों को चुनते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि बहुत से पुरुष जो स्त्रैण चित्त प्रमुख होते हैं वो कवि होते हैं, वो साहित्य के प्रति उनका लगाव होता है, वो कलाओं के प्रति उनका रुझान होता है। तो उसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति कहने को तो जैविक स्तर से तो पुरुष है, मगर वो स्त्रैण चित्त की प्रमुखता लिए हुए है। इसी तरह से स्त्रियां जो पुरुष चित्त की होती हैं वह प्रशासन के कार्यों में जाती हैं, वह ऐसे कार्यों को चुनती हैं जहां पर पुरुषों का एकाधिकार होता है। तो इस चित्त के कारण हम अपने कार्यों को चुनते हैं। तो अगर हम अर्धनारीश्वर के संप्रत्ति को जानते हैं, जो हमारी भारतीय संस्कृति का ही उद्भव है, तो हम कभी भी लैंगिक असमानताओं की समस्याओं से नहीं जूझेंगे। जैसा कि हम समाज में देखते हैं कि परंपराओं से ये बात पढ़ा दी जाती है कि स्त्रियों को यह कार्य करना चाहिए और पुरुषों के लिए यह कार्य निर्धारित है। हमारी मूलतः भारतीय संस्कृति में ऐसा कहीं कोई भेद नहीं था। तो अगर हम अपनी भारतीय संस्कृति का चिंतन करें, वैदिक संस्कृति का चिंतन करें, तो हम ये पाएंगे कि हम अपनी चित्त की प्रधानता के अनुसार अपने कार्यों को चुन सकते हैं और लैंगिक असमानताओं की ये जो समस्याएं हैं जो वर्तमान की, उनको भी हम दूर कर सकते हैं। इसके अलावा एक अर्धनारीश्वर को ही संबोधित करते हुए संस्कृत साहित्य में कवि शिरोमणि महाकवि कालिदास जो हैं वो रघुवंश के मंगलाचरण में बड़ी सुंदर बात कहते हैं। वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। तो महाकवि कालिदास जगत के ऐसे माँ पार्वती और शिव का वंदन कर रहे हैं जो किस प्रकार के हैं, जो शब्द और अर्थ की तरह नित्य संबद्ध है। जैसे शब्द का अर्थ के बिना कोई अस्तित्व नहीं और अर्थ का शब्द के बिना, इस तरह से वो नित्य संबद्ध है। तो हम देखते हैं कि वैदिक साहित्य नहीं, लौकिक साहित्य की ओर भी चलते हुए जो हमारे संस्कृत के जो कवि हुए हैं वो भी इन परंपराओं को मानते हैं और कहीं कोई भेद नहीं करते। अगर कोई इस पर थोड़ा चिंतन करे तो हम आज ये जो महिला और पुरुष के बीच की असमानताओं के कारण जो समस्याओं से जूझ रहे हैं उसका निदान हम प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। Thank you, ma'am. I think if we all celebrate femininity, there would be lesser wars. So instead of Women's Day, I think we should celebrate femininity. Nonetheless, एक और अब मैं डॉक्टर चतुर्वेदी से अपना अगला प्रश्न करूंगी। समकालीन समाज के विपरीत, जहां आर्थिक निर्णय को मुख्य रूप से पुरुषों से संबंधित कर देखा जाता है उनको, बट वैदिक समाज में हम देखते हैं कि ऐसा नहीं था। यानी जो सबसे सीक्रेट हिम है श्री सूक्त, वो खुद ही देवी लक्ष्मी का एक तरीके से हम उनको वी रेवर हर व्हाइल स्पीकिंग दैट। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या स्वरूप था अर्थव्यवस्था का, क्या रोल था स्त्री का अर्थ में, और कैसे वो रोल उन्होंने, कैसे वो आज समकालीन समाज से विभिन्न है। वैदिक काल में स्त्री को, जैसे कि मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि स्त्री को पारिवारिक
सामाजिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में एक विशिष्ट दर्जा और समकक्ष दर्जा दिया गया था। तो आर्थिक क्षेत्र में भी स्त्री को अपने धनोपार्जन के लिए कोई विशिष्ट तरीके से प्रयास नहीं करने होते थे। जो गृह कार्य हैं उनमें ही वो अपना पूर्ण योगदान देती थी, और जो उत्पादित क्षेत्र हैं उनमें उनका जो योगदान होता था उसको भी बड़ा सहर्ष से स्वीकार किया जाता था। तो जो सामाजिक स्थिति थी वो ही अपने आप में इतनी सकारात्मक थी कि केवल एक आर्थिक स्वावलंबन ही उसका मूल आधार नहीं था। उसके बुनियादी स्तर पर उसकी महत्वता को, उसकी गरिमा को, उसकी व्यक्तित्वता को, उसके स्वातंत्र्य को स्वीकार किया गया था। लेकिन वर्तमान जो स्थिति है उसमें महिला का यदि वो आर्थिक रूप से संबल है, यदि वो आर्थिक रूप से सक्षम है, तो उसकी सभी जो उसका अस्तित्व, या कहना चाहिए कि उसकी जो वैकासिक स्थिति, उसको सहर्ष स्वीकार किया जाता है। लेकिन यदि पराश्रित है, वो निर्भर है, तो कहीं ना कहीं स्त्री जो है पुरुष की अधीनता में रहती है। तो आर्थिक जो प्रधानता है वो वैदिक काल में ना होने के बाद भी, क्योंकि एक सार्वभौमिक सत्ता के रूप में उसकी अस्मिता को या उसके स्वातंत्र्य को एक पहचान मिली थी, तो एक विशिष्ट पक्ष इतना महत्वपूर्ण नहीं था। लेकिन आज जो है उसको एक सर्वांगीण पक्ष में या सर्वांगीण स्वरूप में ना देख करके एक आर्थिक आधार पर जो स्त्री है वो अपनी स्वतंत्रता को अच्छी तरीके से एक तरीके से उपयोग कर सकती है और एक अपनी विशिष्ट पहचान बना सकती है। तो ये कहीं हमको अंतर नज़र आता है कि यदि आप सामाजिक तौर पर या सार्वभौमिक तौर पर उसे स्वीकार करते हैं तो किसी एक पक्ष की महत्वता नहीं होती है। शायद महादेवी वर्मा की ये पंक्तियां भारतीय नारी की अवधारणा को सबसे अच्छे से प्रदर्शित करती हैं। वह कहती हैं, मैं एक ऐसी महिला की कल्पना करती हूँ जो आकाश में उड़ना चाहती है पर शाम होने पर नीड़ में लौटने की उत्सुकता भी रखती है। इसी संदर्भ में हमने देखा कैसे आर्थिक क्षेत्र में वैदिक कालीन में साथ साथ महिला जो हैं विवाह और परिवार जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थानों में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। इसी संदर्भ में मैं अब डॉक्टर कृष्णा गौड़ जी मैम से जानना चाहूँगी कि वो इसी संदर्भ में थोड़ा प्रकाश डालें। आर्थिक क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में महिला की महत्वपूर्ण भूमिका थी। चालू है मैडम? हेलो। परिवार में स्त्री को धुरी माना गया था। विवाह करने का एक मुख्य उद्देश्य संतान प्राप्त करना भी था, जिससे कि हमारी कुल परंपरा आगे बढ़े। जैसा कि अभी मैडम ने बताया, अर्धनारीश्वर की जो कल्पना थी, वैदिक काल में एक ही आत्मा के दो पहलू स्त्री और पुरुष को माना गया था कि एक आत्मा और दो पहलू हैं इसके, इस रूप में दोनों चलते थे मिलकर के। और विवाह के अवसर पर ही पति प्रतिज्ञा करता था और कामना करता था कि मैं पूरी उम्र पत्नी के साथ रहूं और कम से कम 10 संतान प्राप्त करूं, उसमें योग्यतम और श्रेष्ठतम मेरी संतान हो। इस प्रकार की वो कल्पना करता था। और हर कार्य में, धार्मिक कार्यों में विशेष तौर पर स्त्रियों को साथ लिए बगैर यज्ञ इत्यादि नहीं हुआ करते थे। और हर सामाजिक जो अन्य कार्य थे उनमें भी स्त्रियों को प्रमुखता दी जाती थी। अर्थ एक गृहस्थी की जीवन की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन आज का जो आर्थिक युग है उस वक्त आर्थिक युग नहीं था। और अर्थ तो आवश्यक था लेकिन प्रधानता अर्थ की नहीं थी। देखिए, मानव संसाधन निर्माण एक सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि होती है और एक बालक का निर्माण एक माँ करती थी। तो एक माँ के रूप में स्त्री को महती, आत्मीयता और सम्मान प्राप्त था। जहाँ वो एक गृहिणी थी, गृहिणी के रूप में तो उसको उच्च पद प्राप्त था ही, लेकिन जब हम चर्चा करते हैं, वेदों में हम पढ़ते हैं आचार्य देवो भव, पितृदेवो भव, मातृदेवो भव। आचार्य गुरु तो हमें ज्ञान देता ही है, लेकिन पिता को भी गुरु का दर्जा दिया गया है, आचार्य से भी अधिक, क्योंकि बच्चा उनसे भी बहुत कुछ सीखता है। लेकिन बालक का प्रथम गुरु माँ है और माँ बच्चे को जैसा बनाएगी बच्चे का निर्माण वैसा होगा। इसलिए हर प्रकार की गतिविधियों को छोड़ करके, हालांकि सम्मिलित सभी में होती थी, लेकिन उसका मूल उद्देश्य अपने बालक का सर्वांगीण विकास करना होता था। इसलिए ये महत्वपूर्ण कार्य महिलाओं के पास था और वो इसमें पूर्ण रूप से दक्ष थी। अपनी संतान को पूर्ण शिक्षा दीक्षा देती थी और आवश्यक समझने पर, उचित आयु होने पर वह आचार्य के पास भेजा जाता था। इस प्रकार परिवार में महिलाएं अर्थोपार्जन
के लिए यद्यपि उनको मनाही नहीं थी, लेकिन मुख्य कार्य उनका अपनी गृहस्थी को, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना, एक अच्छा इंसान बनाना ही था। अर्थ की उन्हें कभी कोई कमी महसूस नहीं होती थी, क्योंकि परिवार एक इकाई था जिसमें पति और पत्नी एक दूसरे का पूर्ण ध्यान रखते थे, इसलिए अलग से इसको उस वक्त नहीं नापा गया था। साथ में जो विभिन्न समारोह होते थे उनमें महिलाओं को पूर्ण स्वातंत्र्य था। दर्शन शास्त्र का वाद विवाद हो या किसी और शास्त्र का, एक बहुत बड़ा उदाहरण आता है कि जब शंकराचार्य से भी वाद विवाद होने लगा था, तब भी एक महिला आई थी, शंकराचार्य का वाद विवाद हो रहा था मंडन मिश्र जी के साथ, तब बीच में उनकी पत्नी ने हिस्सा लिया था और सभी शास्त्र पढ़ने के बाद जब कुछ समय के लिए शंकराचार्य अटकने लगे तो बीच में वो काम शास्त्र का अध्ययन करने के लिए गए और फिर आकर उन्होंने वाद विवाद किया। तब उन्होंने शंकराचार्य को अपने से श्रेष्ठ माना। इस प्रकार उन्हें हर प्रकार की छूट थी, वाद विवाद करने की, शास्त्रार्थ में भाग लेने की, समारोह में जाने की, स्वयं आगे बढ़ने की और अपने परिवार को आगे बढ़ने की जो महत्वपूर्ण भूमिका थी स्त्रियां निभाती थी उस काल में। क्योंकि हम लोग वी हैव पॉजिटिव ऑफ टाइम, तो मैं अब आखिरी प्रश्न डॉक्टर लीना मैम से पूछना चाहूँगी। हमने देखा है कि स्त्री के संदर्भ में बहुत सी भ्रांतियाँ समाज में व्याप्त हैं। क्या पाश्चात्य संस्कृति की विचारधारा को बिना सोचे विचारे उसको लाना, उसके फ्रेमवर्क्स को, जिसे हम बॉरोड कॉन्शियसनेस भी कई बार कहते हैं, क्या ये उसका परिणाम है? हम देखते हैं कि इसके तहत वेदों में लिखित अनेक बातों का स्वरूप आज उसके अपभ्रंश के रूप में हमारे सामने आता है, और कहीं ना कहीं वही फ्रेमवर्क्स आज की एकेडमिया में अगर हम लगाते हैं तो हम देखते हैं कि उसका असेंस जो नेटिव एक्सपीरियंसेस थे या इंडिजिनस एक्सपीरियंसेस हैं भारतीय नारी की, वो कहीं ना कहीं मिस आउट होके हम चीज़ों का अपभ्रंश की तरफ पढ़ते हैं। तो मैं इस बारे में आपके विचार जानना चाहूँगी। धन्यवाद पूर्वा जी। हाँ, देखिए, अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, वैदिक कालीन संस्कृति की, तो हम ये पाते हैं कि वैदिक कालीन संस्कृति में उपनिषद काल तक तो जो स्त्रियों की स्थिति थी वह बहुत ही सम्मानजनक और वह स्वाधीन थी, वह सशक्त थी, वह अपने, चाहे वो उनके व्यक्तिगत निर्णय हो या उनकी शिक्षा की बात हो, वो सभी जगह अपने निर्णय लिया करती थी और एक सशक्त स्त्री का हमें स्वरूप प्राप्त होता है। मगर धीरे धीरे उपनिषद काल के बाद जो स्त्रियों की जो स्थिति है वो हमें पतन की ओर दिखाई देती है। भारतीय संस्कृति का इतिहास इस तरह का रहा है कि कुछ 200-300 काल की ही जो गुलामी की जो दास्ता है वो भारतीय संस्कृति ने नहीं देखी है। हजारों वर्षों से बहुत सारी बाह्य जो शक्तियां हैं उनके आक्रमण के कारण स्त्रियों पर जिस तरह के मतलब शोषण हुए, स्त्रियों के साथ जिस तरह की अन्याय हुए, उसके कारण से एक लंबे समय तक इसकी दीर्घ कालावधि रही है। उस कारण से जो स्त्री है, क्योंकि जो बाह्य शक्तियां थी उन्होंने भारत के जो श्रद्धा के जो केंद्र थे, मंदिर और स्त्री, इन पर सबसे ज़्यादा हमला किया और उसकी जो अस्मिता है, क्योंकि यही हमारे अस्मिता के केंद्र थे, उसकी अस्मिता को नष्ट किया। तो एक लंबे समय तक जब स्त्री पर इस तरह की चीज़ें जो अलग अलग कालखंडों में जब पतन की ओर आई, स्त्री को भोग की वस्तु समझा जाने लगा और स्त्री को एक वस्तु के रूप में देखा जाने लगा, तो इस कारण से हम ये पाते हैं कि आज भी चूँकि एक लंबे समय के कारण से हम उस मानसिकता से, जो दासता की जो मानसिकता है, उससे उभर नहीं पाए। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि जिस तरह से हम समय समय पर, जैसे आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, समय समय पर ऐसी संगोष्ठियों में ऐसी चर्चा करने से हम स्त्रियों में एक जागरूकता का अनुभव हम पैदा कर सकते हैं। हम अपनी जो सनातन परंपराएं रही हैं उनके बारे में हम उन्हें जागृत कर सकते हैं। और जैसा कि पूर्वा जी ने कहा कि हमें वेदों में या जैसे स्मृतियों में कुछ इस तरह की विसंगतियां भी मिलती हैं, जैसे, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे हमारे यहाँ जो स्मृतियाँ रची गई हैं वो 100 से भी अधिक स्मृतियाँ रची गई हैं और अलग अलग कालखंड की रही हैं, जो उस काल के अनुसार उसमें
उस तरह की चीज़ें लिखी गई जो आज हमें स्त्री विरुद्ध भी प्रतीत होती हैं। लेकिन साथ में यह भी बात है कि धर्मशास्त्र में हमेशा परिवर्तन के लिए एक अवसर है। जैसे कि हम आज कानून भी देखते हैं कि कानूनों में भी हम संशोधन करते रहते हैं समय समय पर, जैसे समय की आवश्यकता होती है हम उसके अंदर संशोधन करते हैं। पहले कुछ और था, तो इसी तरह से जो स्मृतियां हैं, जो धर्मशास्त्र हैं, जहां हमें स्त्री विरुद्ध बातों जो हमें प्राप्त होती हैं वो उस कालखंड में लिखी गई होंगी। उस समय क्या स्थिति थी हम ये नहीं जानते, लेकिन उसका कतई अर्थ नहीं है कि स्त्री को हमें जो लिखा गया है धर्मशास्त्रों में बिल्कुल उसी स्वरूप में हमें देखना चाहिए, क्योंकि हमारी जो वेदवती संस्कृति है वो तो रही ही हमेशा से ऐसे ही है, जिसमें हम हमेशा परिवर्तन की ओर चले हैं, परिष्कार की ओर चले हैं। और चूँकि ये जो ग्रंथ हैं, हमारे जो शास्त्र हैं, वो संस्कृत में लिखे गए हैं और संस्कृत का तो अर्थ ही परिष्कार और परिमार्जन है। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम बिल्कुल जो वैदिक संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति है, कि हम पूरी तरह सही हैं। हर संस्कृति में, हर देश की संस्कृति में कमियां खामियां होती ही हैं, लेकिन हमें सुधार की ओर बढ़ना है। इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। और हमारी संस्कृति में तो जैसा कि एक संस्कृत के बहुत ही महान कवि हुए भवभूति, उन्होंने उत्तर रामचरित में कहा, गुणाः पूजा स्थानम गुणीषु न च लिंगम न च वयः। तो क्वालिटी जो है, जो वर्च्यूज़ है, उसकी ही रिस्पेक्ट होती है, उसका ही सम्मान होता है। किसी लिंग, किसी जाति, किसी धर्म का रिस्पेक्ट नहीं होता है। तो गुणों की पूजा होती है। जैसे कालिदास भी कहते हैं, तेजसाम ही न वयः समीक्ष्यते। जो एबिलिटीज़ हैं उसको ही हमको सम्मानित करना चाहिए। धन्यवाद। ठीक, तो हम इसी के साथ इस सत्र को समाप्त करते हैं और आगे वाले सत्र के लिए प्रिपेयर होंगे। मैं सभी वक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। You've managed your time and come here and contributed your valuable opinions. We are very overwhelmed, and thank you once again for being here and present with us. And once again, a very happy Women's Day to all.